नमस्कार। ब्रज विजन के नए एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे श्री संदीप अग्रवाल जी से, जो हरियर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। हरियर फाउंडेशन एनवायरनमेंट के एरिया में कार्य कर रही है और नेटिव ट्रीज़ लगा रही है। श्री संदीप अग्रवाल के पास बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है प्लांटेशन का। आपने इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर प्लांटेशन का प्रोजेक्ट हेड का भी कार्य किया है और आगरा की एक संस्था इंडिया राइजिंग के पास प्रेसिडेंट भी हैं। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार। आपका स्वागत है ब्रज विजन के एपिसोड में। हम अपने दर्शकों की तरफ से आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि आपका जो अब तक का सफ़र रहा है उसके बारे में थोड़ा बताएं कि आप जो एनवायरनमेंट की तरफ आपका जो इंटरेस्ट हुआ और पिछले 9 साल से आप डेडिकेटेडली एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में कार्य कर रहे हैं, तो थोड़ा परिचय आप बताएं। देखिए, सन 2007 से लेकर के 2011 तक तो मैं इंडोनेशिया में और मलेशिया में रहा जी। वहाँ मैंने ऑयल पाम प्लांटेशन पे कार्य किया जी। उसके बाद में फिर पिताजी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो मैं इंडिया वापस आ गया जी। तो पिताजी ज़्यादा बीमार थे तो उनकी सेवा में ही उसके बाद 2014 में पिताजी नहीं रहे। तो फिर पिताजी शुरू से ही हमारे एक स्वयंसेवी थे जी, आरएसएस से जुड़े रहे बचपन से जी। तो उन्होंने हमें वो संस्कार हमको दिए, उनको हम कार्य करते देखते थे तो वहाँ से हमको लगा कि हमें समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए जी। तो हम बताइए। तो वहाँ से हमें ये हुआ कि भाई समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमें लगा कि स्वच्छता है, हम देखते हैं चारों तरफ गंदगी है, तो हम स्वच्छता की ओर रुझान हुआ। तो करीब 6 साल तक मैंने स्वच्छता पे कार्य किया जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप आगरा के ही निवासी जी। आगरा में आपकी स्कूलिंग हुई। आप इंडोनेशिया और मलेशिया की जो यात्रा, जो पाम प्लांटेशन में आप कैसे पहुँचे? क्योंकि आप कॉमर्स सब्जेक्ट से नहीं, मेरा सब्जेक्ट तो साइंस रहा। आपका साइंस ही रहा सब्जेक्ट, लेकिन आप एग्रीकल्चर में शायद नहीं थे। हाँ, एग्रीकल्चर में तो नहीं था मैं। हाँ, यहाँ एक इंडियन कंपनी थी और उसको मैंने इंटरव्यू दिया और उसको कुछ ऐसा फेथफुल आदमी चाहिए था। अच्छा। और जब देखिए, डिग्री होना अलग बात है जी और वर्क एक्सपीरियंस अपनी जगह है। सही। उन्होंने जब मेरे को इंटरव्यू लिया और मेरे को समझा तो उन्होंने फिर मेरे को अपना प्रोजेक्ट हेड बना करके इंडोनेशिया मलेशिया भेजा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि दोनों जगह का जो एक कल्चर है और लैंग्वेज आर टोटली डिफरेंट। हाँ बिल्कुल। एक तो मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ और वो कंट्री टोटली मैं वेजिटेरियन हूँ और वो कंट्री टोटली नॉन वेजिटेरियन। तो आपने कैसे मैनेज किया उस स्ट्रेस? शुरू में तो मैं होटल में रहा 1 महीने जी। तो वहाँ पास में एक चाइनीज़ की दुकान थी जी। उसकी दुकान पे जाकर के मैं वहाँ पे नासी गोरेंग बोलते हैं, गोरेंग फ्राई को बोलते हैं, नासी चावल को बोलते हैं। तो वो नासी गोरेंग बनाता था तो मैंने दोनों टाइम वो नासी गोरेंग खाएं और मैं अपने सामने उसको बटर में फ्राई करके चावल को बनवाता था जी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसने जो मैं रेसिपी बनाता था उसने वहाँ एक बोर्ड ही लगा दिया, नासी गोरेंग इंडिया। अच्छा। कि इंडिया वाला नासी गोरेंग यहाँ मिलेगा मेरे पास। ओके। तो फिर धीरे धीरे थोड़ा अभ्यास था खाना बनाने का, घर लिया, मेड रखी, उसको सिखाया और भाषा की प्रॉब्लम तो थी। लेकिन आपने जो प्रोजेक्ट हेड थे, कितने पेड़ आपने उस प्रोजेक्ट में लगाए? वहाँ पर हमने 5000 हेक्टेयर में प्लांटेशन किया। तो व्हाट आर द की पॉइंट्स क्या थे? एक्चुअली वहाँ की सिस्टम बहुत अच्छा है इंडोनेशिया का। वहाँ सरकार जो है लैंड का कंसेशन देती है जी। एक लाइसेंस देती है कि आप यहाँ पर ये जंगल में लैंड पड़ी हुई है और उस स्कीम को बोलते हैं इंती प्लाज्मा जी, पेमित्रान माँ की भाषा में बोलते हैं। तो वहाँ पर सरकार से लाइसेंस लेकर के आप वहाँ जाएंगे, ग्रामीणों से बात करेंगे क्योंकि सरकार ने मुझे यहाँ प्लांटेशन करने का लाइसेंस दिया है। अब आप लोग
इस पे प्लांटेशन कर रहे हैं, रबड़ का कर रहा है, कोई कैसा कर रहा है, तो आप अपनी लैंड कंपनी को सरेंडर कर दीजिए। अच्छा। तो कंपनी यहाँ पर पाम ऑयल का प्लांटेशन को डेवलप करेगी और 3 साल तक उस डेवलपमेंट में आप उसके वर्कर के रूप में काम करिए। अच्छा। तो वहाँ से उनको वो रोजगार मिल जाता है 3 साल तक। और जब 3 साल के बाद चौथे साल फ्रूट देना शुरू कर देता है पेड़, जो ऑयल मिल में जाता है, तो उस फ्रूट में 60% कंपनी का होता है, 40% वो उन गांव वालों का होता है शेयर। हाँ। और कंपनी उनसे मैनेज ये जो डेवलप ये प्रोडक्शन और मैनेजमेंट चार्ज जो होती है वो काट करके उनको पेमेंट करती है। तो ऐसे ही कुछ भारत सरकार भी लाने की कोशिश कर रही थी, जो फार्मर बिल। अब देखिए, इसमें बहुत तरीके की समस्याएं आती हैं। जो हम आप भारत में देखते हैं वो समस्याओं का सामना हमें भी वहाँ करना पड़ा। अच्छा। हमारी जीप रोक के खड़े हो जाते थे गांव वाले, तलवार ले आते थे, बंदूकें ले आते थे, नहीं जाने देंगे, पैसा दिलाओ, मेरी लैंड लो। वहाँ भी उनके नेता मुखिया होते थे, कपाला देसा जिसको बोलते थे वो, तो उनसे निपटते। फिर उस जब आप विदेश में कोई काम करोगे तो आपको सरकारी मशीनरी को अपने गुड फेथ में लेकर के ही आप काम कर सकते हो। और जब कंपनी बाहर की इन्वेस्टर कंपनी होती है तो सरकार का सहयोग मिलता है, तो उस बेस पर काम हो जाता था। अगर हम सिर्फ एनवायरनमेंट की बात करें, आप इंडोनेशिया और मलेशिया में आपने 4 से 5 साल वहाँ बिताए, तो जो जंगल आप कह रहे हैं, जंगल काट के पाम ऑयल्स लगाए गए, और तो वो भी प्रोसेस होता होगा कि जंगल को भी डेवलप किया जाए। जी, ऐसा है। ये जो जंगल होता है जिसमें रबड़ के ट्री होते हैं, उनको तो वो उसके पैसे मांगता है पेड़ के अपने, बोले मैंने ये डेवलप किया था, इसके पैसे दो। तो कंपनी फिर उससे नेगोशिएट कर लेती है, नेगोशिएशन चलता है। और उसके अलावा जो लैंड क्लियरिंग होगी पहले, उसके बाद में फिर वहाँ प्री नर्सरी बनती है। प्री नर्सरी के बाद में मेन नर्सरी में जाएगा पौधा, और मेन नर्सरी के बाद में प्लांटेशन में जाएगा, ज़मीन में जाएगा। तो 3 महीने तो पेड़ जो है प्री नर्सरी में रहता है, और फिर 1 साल तक, उसके बाद 3 से 4 से और 12 महीने तक, जो 8 महीने जो है वो मेन नर्सरी में रहता है। उसके बाद में वो उसको ज़मीन पर डालते हैं। तो आपको लोकल काफ़ी वर्कफोर्स आपके साथ, या आप उनको वहाँ भी? पर देखिए, जब आप बाहर कोई कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ आपको, यहाँ भी है, यदि बाहर की कंपनी आएगी तो यहाँ डायरेक्टर वगैरह आपको लोकल बनाने ही पड़ेंगे। जी। तो उनका सपोर्ट रहता था, आगे आगे वो रहते ही थे इन सब मामलों को सुलझाने के लिए। नहीं, मैं उस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ जो आप नर्सरी और उस जी, सब के वो तो वही गांव वाले थे जिनकी जमीन थी, वही लेबर का काम करते थे, और उनको पूरा रोजगार मिल जाता था कंपनी से। तो इसलिए उनके को मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी ज़मीन दे दी तो उनको परेशानी हुई कुछ है। पैसा भी मिल गया, रोजगार भी मिल रहा है उनको, वेजेस। बाद में लैंड उन्हीं की रहती, लैंड उन्हीं की रहेगी, और ये जो क्रॉप आएगी उसमें भी उनका शेयर है। आप अब इंडिया में आ गए हैं, आगरा में आ गए हैं, तो एनवायरनमेंट, हम पूरे साल में एक दिन एनवायरनमेंट डे बनाते हैं जी। क्या हमको एक ही दिन याद रखना चाहिए एनवायरनमेंट को, या हमको रोज एनवायरनमेंट को याद रखना चाहिए? आपका क्या इसमें व्यू है? देखिए, ऐसा है कि अभी जब कोरोना हुआ तो काम तो कुछ था नहीं, घर पे ही दिन भर कटते थे सभी लोगों के, तो तरह तरह के विचार आते थे। तो एक दिन ये विचार आया कि भाई संदीप बाबू, तुमने कितने पेड़ लगाए हैं अपने जीवन में? तो यदि इंडोनेशिया वाले पेड़ों को आप छोड़ दो, तो हमने कहा कि यार 3-4 हज़ार पेड़ तो लगा दिए होंगे अब तक, इतने बड़े हो गए हैं। तो फिर विचार आया, चलो आज देख के आते हैं कहाँ कहाँ पे पेड़ हैं हमारे, कितने बड़े हो गए होंगे। जी। तो देखने गए तो वहाँ एक भी पेड़ नहीं मिला हमें कहीं भी। अच्छा, आपने पहले जब इंडोनेशिया जाने से पहले आपने आगरा में पेड़ लगाए थे? वहाँ लगाते रहे, या इंडोनेशिया से जब लौट के आ गया मैं 11 और 20 के बीच में जो है 9 साल में जो पेड़ लगाए, एक जो मैं स्वच्छता वाली संस्था के साथ कार्य करता था उसके साथ हर साल पेड़ लगाते थे। पेड़ लगा, ये जो सरकार द्वारा पेड़ दिए जाते थे उनको लगाया, उनके माध्यम से लगाए। तो जब देखने गए तो कहीं पेड़ मिले ही नहीं, कहीं बकरी खा गई, कहीं पानी नहीं मिला, देख रेख के अभाव में ख़त्म हो गए। तो तब विचार आया कि भाई प्लांटेशन तो करना चाहिए, लेकिन हम भले ही चाहे 5 पेड़ लगाएं, लेकिन 5 पेड़ वो रहने जीवित होने चाहिए।
जी। एक मित्र से चर्चा की, उनने की ठीक है, बड़ा अच्छा सुझाव है। तो उससे ये विचार जनरेट हुआ कि हमें प्लांटेशन की ओर काम करना चाहिए। फिर आपने कैसे कार्य किया? अभी आपने 600 से ज़्यादा पेड़ लगा लिए। जी। तो वो मित्र जो थे हमारे, तो चर्चा के दौरान उन्होंने बताया, भाई साहब ये जो EPIP रोड है शास्त्रीपुरम पर, यहाँ सेंट्रल चैनल करीब 8-9 फीट का है। अच्छा। और इस सेंट्रल चैनल पर सरकारी ट्री गार्ड लगे हुए हैं जी। जो कभी 2018 में लगे होंगे, और करीब 300 के लगभग ट्री गार्ड हैं। 1-1.5 किलोमीटर की लंबी रोड पर 300 के लगभग ट्री गार्ड हैं, और लगभग 95% खाली हैं, उनमें पेड़ नहीं है। तो हमने फिर वहीं उन्हीं ट्री गार्डों में सबसे पहले 70 बरगद के पेड़ सरकारी वन विभाग की नर्सरी से लिए, जो हमें 85 रुपये का एक पेड़ मिला था बड़े बैग में, वो हमने लगाया। सरकार ने आपको लगाने दिया? कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या EPIP? देखिए, वो तो जब सरकारी ट्री गार्ड लगा हुआ है, उस पर पेड़ लगना ही है, तो पेड़ लगाने से कौन रोक रहा है? अभी तक तो किसी ने रोका नहीं है। अच्छा। तो अभी इस तरह का तो कोई अनुभव आया नहीं है। अभी नहीं आया। आप लकी रहे, क्योंकि यहाँ पे आगरा में जो लोगों ने पेड़ लगाने की कोशिश की है, तो सरकार ने, तो हमने तो उसी में ही पेड़ लगाया ना जहाँ सरकार लगा रही थी। लगा रही थी। उनका जो खत्म हो गया, हमने कोई नए स्पेस पे तो लगाया नहीं। जब आपने पेड़ लगा लिए, पेड़ सरवाइव कर गए, तब सरकार की तरफ से कोई आप? अभी भी कुछ नहीं आया है। हमने, हाँ, ये जरूर हुआ कि हमने उन ट्री गार्डों को पेंट किया। अच्छा। पेंट करने के बाद में एक उस पर आइडेंटिटी बनी, उस पर हमने अपनी संस्था का नाम लिखा उस ट्री गार्ड पे। उस पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर मन में निश्चय कर लें कि हमको पेड़ लगाना है, हाँ, करें तो सफलता मिलती है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पेड़ लगाए, MG रोड पे भी पेड़ लगाए और उनको तोड़ दिया गया। वो कलेक्ट्रेट के पास जो नाला है उसमें लगाए, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। पर आप लकी हैं कि आपके जो पेड़ लगाए, क्षेत्र ही ऐसा चुना ना। EPIP रोड है, अगल बगल कॉलोनी नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया है, कोई पेड़ था नहीं वहाँ। अब जब हमने वहाँ पेड़ लगाया, आज आप आकर देखिए, 8-8, 12-12, 15-15 फुट के पेड़ हो गए। तो वो सरकार की योजना तो थी वहाँ लगाने की, अब सरकार नहीं लगा पाई, हमने लगा दिए। आप जब पेड़ लगाते हैं जी, तो उसके बाद आपका स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर एक होता होगा कि आपने पेड़ लगा दिया और आप ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं उसको। वो आप क्या करते हैं जो आज पेड़ 1 साल के अंदर 8-8 फीट तक आ गए हैं, और वन विभाग के जो पेड़ लगाए जाते हैं वो तो अपनी पृथ्वी से ऊपर ही नहीं उठ पाते? कि वो बहुत छोटे पेड़ लगाते हैं, 1-1 फीट का पेड़ लगाते हैं। हम नर्सरी से जो भी पेड़ लाते हैं वो 5 फीट हाइट का लेके आते हैं। अच्छा। पहली बात तो ये है। अच्छा। तो उसमें आपको 4 फीट बड़ा होने का समय बच जाता है। जी। आप नर्सरी से छोटा पेड़ लगाएंगे 10, 20, 25 रुपए का लाएंगे। 4 फीट 5 फीट का ऊंचाई का 60, 70, 100, 150, 200 रुपए का मिलता है। तो हमने पहले तो उसको कभी थोड़ा बड़ा पेड़ लगाएंगे। अच्छा। एक एडवांटेज तो ये हुआ। ठीक है। दूसरा ये हुआ कि पेड़ लगाने के बाद में हमने हर ट्री गार्ड पे नंबरिंग की। अच्छा। जब तो आपको पता रहे कि, और फिर हमने रजिस्टर में नोट करा कि इस 1 नंबर ट्री गार्ड में पीपल लगा हुआ है। अच्छा। 2 नंबर में बरगद है, 3 नंबर में गूलर है, 4 में पाखड़ है, नीम है, अशोक है। इस तरह से हमने हमारे पे डाटा है पूरा। फिर हम उसको नियमित हर संडे को जाते हैं और उसमें नराई गुड़ाई, और उसमें हमें ये भी पता लग जाता है कोई ट्री गार्ड गिरा हुआ है उसको सही करना ना, कहीं देखते हैं कि टूटी हुई डाली है फिर उसको रिपेयर करना। वो भी हमने यहाँ पर वन विभाग वालों से सीखा कैसे इनको रिपेयर करा जाता है। अच्छा। वो रिपेयर करते हैं और सक्सेस भी रहे उसमें। तो आप अकेले करते हैं या आपकी टीम है? 10-12 लोग तो हम सक्रिय हैं जो हर हफ्ते लगभग इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ, सबका इंटरेस्ट है कि पेड़ लगने चाहिए। इसमें से समान इंटरेस्ट के समान इंटरेस्ट। बल्कि कुछ लोग तो हमारे साथ ऐसे जुड़े कि वो हमें वहीं के निवासी थे 1-2, उन्होंने 2-3-4 महीने हमको वॉच किया। अच्छा। ये बहुत लोग आते हैं चले जाते हैं, वो उनका कहना ये था बाद में, बोले मैं आपको 4 महीने से वॉच कर रहा हूँ। जब उनको लगा कि आप नियमित आ रहे हैं तो आज हमारे वो सक्रिय सदस्य हैं। वो देखते भी हैं, मतलब वो पेड़ के साथ कुछ दुर्घटना या हाँ, वो तो जब हम हर संडे जा रहे हैं तो ही पता लगी जाती है। और पानी का आप कैसे करते हैं? देखिए, शुरू में जब हमने 70 पेड़ लगाए
तो हम स्कूटरों से पानी देते थे, अरे क्योंकि मार्च तक कुछ काम तो था नहीं। हम्म, मुंह पे मास्क लगाया, हाँ, स्कूटर से चले गए, हम्म, और 30 लीटर की जो पानी की कैंपर होता है, और वो हाँ, हम 4-5 सदस्य आसपास कहीं से जुगाड़ करके और टंकी भर भर के उन 70 पेड़ों में पानी देते रहे। मार्च तक ये सिलसिला हमारा चलता रहा। फिर हमने कहा जी 70 पेड़ है, आगे आप हमको बड़ा काम करना है, तो इसके लिए तो और लोगों को जोड़ना पड़ेगा। हम 3 लोग कब तक करेंगे इस काम को? सही बात है। तो हमने फिर इसको एक संस्था का आकार दिया। तो वहाँ हमने हरिहर फाउंडेशन संस्था का नाम रखा अपनी का। जी, अब इसके लिए भी बड़ी रोचक कहानी है कि आप पूछेंगे कि हरिहर नाम क्यों रखा। हाँ, तो हमने ये कहा कि हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य पीपल और बरगद के पेड़ लगाने का है। जी, तो हमने फिर शास्त्रों का अध्ययन पे हम गए। हमने कहा कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ। हाँ, वृक्षों में, सही बात। और जब शिव पुराण को आप पढ़ते हैं तो वहाँ भगवान शिव कहते हैं कि मेरा वास बरगद में है। तो हरि हमने पीपल से, पीपल मतलब हरि और बरगद मतलब हर, तो हमने वहाँ से हरिहर यहाँ से लिया। हमने, हमारी संस्था का उद्देश्य पीपल और बरगद का ही था। तो हमारा, आपने कदम के बारे में नहीं सोचा? कदम हमने लगाए पेड़ यहाँ पर, लेकिन एक तो देसी कदम नहीं मिलता है यहाँ पर, हाँ, और दूसरा क्या है कि हम जिस क्षेत्र में लगा रहे हैं उस क्षेत्र की मिट्टी ने उसको सपोर्ट नहीं किया, अच्छा, कदम को। वहाँ पर पीपल, बरगद, पाखड़, नीम उसको सपोर्ट, ये सपोर्ट कर रही है उसको। क्योंकि मैं अभी रिसेंटली अहमदाबाद में था, तो वहाँ एक कैलिको म्यूजियम है, उसके अंदर बहुत ग्रीनरी है। तो मैं वहाँ बात कर रहा था, ऐसे पेड़ लगाए हुए हैं जो वहाँ उग नहीं सकते। तो उन्होंने बताया कि जो उनके इंचार्ज हैं एनवायरनमेंट के, वो उसी एरिया का पूरा जो मिट्टी है या पत्थर है उसको यहाँ लाते हैं और उसको पूरा क्रिएट करते हैं वो। और वो एक बहुत बड़ा अच्छा एफर्ट था। जी। और उनका 2 घंटे का टूर होता है, आप जब एनवायरनमेंट का, तो वो सारे पेड़ों के बारे में बताते हैं। तो ऐसा कुछ आपका प्लान है कि जो पेड़ यहाँ नहीं सपोर्ट हो रहे हैं उनको उनकी एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए? देखिए, अभी फिलहाल में तो हमारा फोकस इन नेटिव प्लांटों पे ही है अपने, जो यहाँ की जलवायु में हो जाते हैं। नहीं, आप जैसे एक स्कूल, माही स्कूल के आप बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, यू आर वन ऑफ द डायरेक्टर्स, वहाँ ऐसा प्लान? हाँ, वहाँ तो है, वहाँ कदम भी मिलेगा आपको, वहाँ सब तरह के पेड़ हैं, वहाँ चल रहे हैं। तो आप उधर उस स्कूल में जो बच्चे हैं उनको भी बच्चे जुड़े हुए इन्वॉल्व हैं, करते हैं उसको? बच्चों, हमने तो पेड़ पे नाम लिखवाया जिस बच्चे ने उसको रोपा है, और उसके बाद उसको ये कहा है कि तेरी एजुकेशन के बाद 12th तक तुम्हारी पूरी हो जाए तो आप इसको हैंड ओवर करके जाइए। अच्छा। और जब आप हाई एजुकेशन अपना कभी आए तो आपको आपका नाम इस पे लिखा हुआ मिलेगा बोर्ड पे कि आपने रोपित किया था इसको, मतलब एक रिमेम्बरेंस आपने उसको किया, उसका अटैचमेंट बना रहे उससे। हाँ, अटैचमेंट। लेकिन मैं एक आपसे और सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि आप बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे पास आउट भी हो गए होंगे जी। क्या कभी जो पास आउट हुए बच्चे हैं उन्होंने कभी आपको आके या फ़ोन करके बताया कि हमने आज पेड़ एक लगाया हमने, या एनवायरनमेंट के लिए हमने ये किया, कुछ ऐसा कार्य किया एनवायरनमेंट के लिए? इस तरह से डायरेक्ट नहीं, कभी मिलते हैं तो बताते हैं सर हम ये कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि एक समस्या कह लीजिए या एक विडम्बना कह लीजिए कि 12 साल तक जब बच्चा एक स्कूल में होता है तो वो एक बड़े क्लोज एनवायरनमेंट में होता है और सारी चीज़ें सही करता है, लेकिन जैसे ही वो 13th ईयर में आता है एनवायरनमेंट, मतलब आउटर एनवायरनमेंट में आता है, तो ये सारी चीज़ें, ये तो देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि मैं एनवायरनमेंट के स्पेसिफिक ही बात कर रहा हूँ। मानता हूँ कि व्यक्ति का शौक होता है एक, जिसका एनवायरनमेंट से लगाव है वो एनवायरनमेंट में जाएगा, जिसका जिस फील्ड में लगाव जाएगा वो वहीं जाएगा। तो हम ये तो नहीं मानते कि 100% बच्चा वहाँ पर उस कार्य को करेगा, लेकिन उसमें से भी 2 हमारे मतलब यही है, मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपके 9 साल के एक्सपीरियंस में स्कूल से संबंधित, बिकॉज जो पढ़ रहा है बच्चा वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में अगर अभी है तो वो आगे जाके भी उसको एक्सप्रेस करेगा कहीं ना कहीं। हमारे यहाँ एक्टिविटी है। अच्छा, स्कूल में आपने घर पे कितने लगाए हैं, क्या है, वो बच्चा उसकी फ़ोटो और वो सब बताता है। हाँ।
मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि आप क्योंकि पिछले 9 साल से हैं और हर साल हम जब बरसात का मौसम आता है उससे पहले ऐसा लगता है कि पूरा आगरा या पूरा ब्रज क्षेत्र पेड़ लगा रहा है जी। लेकिन जिस हिसाब से पेड़ लगाए जाते हैं और जिस हिसाब से प्रेजेंट सिचुएशन है उन दोनों में बहुत गैप है। इतना लगाने के बाद भी आगरा ग्रीन नहीं हुआ, तो आपके क्या विचार हैं इस पर? देखिए, जब मैं इंडोनेशिया में प्लांटेशन करता था तो वो बड़ा साइंटिफिक तरीके से प्लांटेशन था। आप 1 हेक्टेयर में 140 पेड़ लगते थे। अच्छा। 2 पेड़ों के बीच में स्पेसिंग जो है 9 मीटर की रखी जाती थी। 8 मीटर रख सकते हैं आप, 9 मीटर रख सकते हैं। बहुत से लोग जिनको ज़्यादा ईल्ड चाहिए होती थी तो वो 8 मीटर पे लगाते थे, और जिनको कहते थे नहीं मेरे को स्ट्रॉन्ग फ्रूट चाहिए वो 9 मीटर पे लगाते थे, क्योंकि 4 मीटर इधर पत्ती होती है, 4 मीटर ये होती है, तो यूँ दोनों के बीच में 9 मीटर का 2 पेड़ों के बीच में स्पेस आता था। तो अब यहाँ क्या है, हमारे को सरकार द्वारा लक्ष्य तो बड़ा बड़ा दिया जाता है, अब हमारे पास जगह कहाँ है, उस लक्ष्य के हिसाब से जगह भी तो चाहिए लगाने के लिए। सही बात। और जब आप एक दिन में कहेंगे कि 1 लाख पेड़ लगने हैं, क्योंकि हमें गिनीज बुक में नाम बनाना है, तो 1 लाख में तो मैं देखता हूँ कि थैली समेत जो ही गड्ढे में रखे हुए हैं पेड़। आपको सैकड़ों पेड़ स्कूलों में सड़क किनारे ऐसे ही बिना लगे हुए मिलेंगे। लोग छोड़ जाते हैं। वो भी अपना सरकारी विभागों को दायित्व दिया जाता है, वो भी अपने दायित्व को बस हो गया ले जाते हैं, ट्रांसफ़र करते रहते हैं। कुछ लोग हमको अप्रोच करते हैं आप लगवा दो, तो हम कहते हैं भाई हम इतने छोटे पेड़ लगाते नहीं हैं, हमें तो बड़ा ही पेड़ चाहिए जी। लेकिन क्या आपसे सरकार, क्योंकि आप राजकीय उद्यान विकास समिति के भी मेंबर हैं, तो वहाँ ये प्रश्न उठता नहीं है, इस पे डिस्कशन नहीं होता कि हमारे, आपको रवैया मालूम ही होता है, सबको मालूम होता है कैसे लगेगा क्या है, मानते हैं बात को, एडमिट करते हैं, लेकिन फिर वही होता है जब ऊपर से शासन का आदेश होता है तो सबको फॉलो, डाक के 3 पात मतलब फॉलो सबको करना है, वही करना है जी। फिर आप समिति के कमेटी के मेंबर हैं, तो क्या सिर्फ चाय पीने के लिए ही बुलाया जाता है, पिलाने के लिए, या नहीं? सार्थक चर्चाएं भी होती हैं कई बार, उसके जो बजट होते हैं उस पर बहस लंबी चौड़ी होती है, वो मोटा बजट बना के लाते हैं और उस पर 90% तक कटौती कर दी गई। कई बार ऐसा हुआ कोई प्रोजेक्ट पिछले साल पास करा लिया, इस साल फिर ले आए सेम प्रोजेक्ट, तो उस सब पे तो और उस पे आपको लगता नहीं कि हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के नाम पे मास लेवल पे खिलवाड़ कर रहे हैं? बिल्कुल, कभी कभी तो ये अपने अंदर से एक ग्लानि होती है, ये हो क्या रहा है ये। पर जब आप अपना हरियर फाउंडेशन में लगाते हैं तो एक अलग ही सुकून, उसका सुख अलग ही है। उसमें कभी राजकीय उद्यान समिति ने आपसे कहा नहीं कि आपने जो 600 पेड़ लगाए हैं? अरे उद्यान समिति जो है ये तो सिर्फ आगरा में जो 4-5 पार्क हैं उनका ही विशेष जिम्मेदारी है उनके ऊपर। तो पालीवाल पार्क की अगर आप पार्क है, साझा पार्क है, मेन 2 पार्क हैं। एक पार्क ये है अब डेवलप हुआ है नहीं, जैसे पालीवाल पार्क में अभी इतना खाली जगह पड़ी हुई है पेड़ लगाने के लिए, वहाँ का आप समिति के मेंबर हैं, कुछ पिछले साल कोई प्लान किया हो जब पेड़ लगाने के लिए? नहीं, समिति के हिसाब से तो अलग बात है, और यदि आप मेरी संस्था की बात करें तो हमारा उद्देश्य फोकस इस बात पे ही है कि जहाँ हम उसको मेंटेन कर पाएंगे सिर्फ उसी जगह पेड़ लगाएंगे। पालीवाल पार्क में अगर आप पेड़ लगाएंगे तो आपको अनुमति नहीं मिलेगी मेंटेन करने की, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है। हम स्कैटर्ड नहीं करना चाहते प्लांटेशन, कि 2 पेड़ यहाँ लगा दिए, 4 वहाँ लगा दिए, क्योंकि हमारे पे अभी बहुत बड़ा संसाधन और बहुत बड़ी टीम नहीं है। तो अभी कभी जब टीम बड़ी होगी, संसाधन बढ़ेंगे, तब उस हिसाब से विचार करेंगे। क्योंकि 71 एकड़ जगह है पालीवाल पार्क में, और जो अमरूद वाला सेक्शन है जी, उसमें तो बहुत सारी समस्याएं हैं। दीमक भी लगी है, उसमें नए पेड़ लगने हैं, और जो तालाब है उसके सामने जो काफ़ी जगह खाली है उसमें भी पेड़ लगने हैं जी। तो जब ये अभी प्लांटेशन होगा बरसात से पहले, पेड़ लगेंगे वहाँ पेड़ लगेंगे, लेकिन ढाक के 3 पात वहाँ कुछ होता नहीं। कुछ तो ईश्वर की कृपा से जो बच जाएंगे वो बच जाएंगे, कुछ कर्मचारी कुछ तो कार्य करेंगे ही।
बचाने का, लेकिन वो उसको गंभीरता से नहीं होगा। अच्छा, मैं आप क्योंकि आप ब्रज के निवासी हैं और आप क्या ब्रज का विजन देखते हैं कि कैसा ब्रज आज से 20 साल या 25 साल के बाद होगा? स्पेसिफिक टू एनवायरनमेंट की मैं बात ब्रज तो हमारे भगवान श्री कृष्ण की रज रग में भगवान श्री कृष्ण है, और बिना यमुना के ब्रज अधूरा है। और आज आप यमुना की दुर्दशा देख सकते हैं। तो जब तक यमुना में पानी नहीं आएगा लबालब, तब तक ब्रज नहीं है तब तक। और दूसरी बात है कि इसको हेरिटेज बनाया जाए, ब्रज को विकास हो, संतुलित विकास हो, लेकिन जो हेरिटेज बिल्डिंगें हैं, हेरिटेज चीज़ें हैं, उनको संरक्षित करके रखा जाए। आधुनिकता की दौड़ में अंधाधुन ना दौड़ा जाए। नहीं, इसमें आप समझते हैं सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है या नागरिकों की भी जिम्मेदारी है? क्योंकि आपके फादर नागरिकों को कितने लोग हैं यदि आप देखेंगे जो अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं, बाकी तो उसको रोजी रोटी से ही फुर्सत नहीं है अपने काम धंधे से। नहीं, मैं एक नागरिक हूँ, कूड़ा सड़क पे ना फेंकूं, एक सही जगह पर फेंकूं, ये एक मेरी बेसिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल है, नैतिक जिम्मेदारी है। तो अगर हमारी नैतिक जिम्मेदारी होगी तो एनवायरनमेंट का भी सुधार बिल्कुल होगा। एनवायरनमेंट के लिए हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपनी थोड़ी सी आदतों में सुधार करना है। एक तो ये है कि भाई हम पेड़ लगाने की आदत बनाएं, घर के बाहर, घर के अंदर। घर के अंदर लगाइए, आप गमलों में लगाइए जी, घर के बाहर लगाइए जी। जन्मदिन के मौके पर, एनिवर्सरी पे, किसी की स्मृति में लगाइए पेड़। सिर्फ लगाइए ही नहीं, उसकी देखभाल भी कीजिए। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक ही लगाइए बस, लगाइए। दूसरा, कूड़ा इधर उधर ना फेंकें, जल को बचाइए, पानी का मिसयूज़ ना करें। भाई कार धो रहे हैं, कम पानी में धो लें, फालतू नल की टैप को ना खोलें, कमरे से बाहर जा रहे हैं लाइट स्विच ऑफ कर दें, ट्रैफिक लाइट पे रुकते हैं अपना इंजन बंद कर दें, अननेसेसरी हॉर्न ना बजाएं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। ईमेल का प्रयोग करें, कागज़ का कम प्रयोग करें। तो इन छोटी छोटी चीज़ों की आदत में यदि बना लेंगे तो एनवायरनमेंट को बहुत हेल्प मिल जाएगी। आपके अच्छे विचार। मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जो अभी यूथ है जी, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हम लोग, मैंने और आपने तो अपनी काफ़ी ज़िंदगी जी ली है, और जो नए नागरिक आ रहे हैं जो हमारा ये प्रोग्राम भी देखते हैं और सुनते भी हैं, उनको आप क्या मैसेज? देखिए, नई पीढ़ी को यही मैसेज है कि आपने कोरोना काल में देख लिया होगा कि क्या हश्र हुआ था पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का। तो भैया पर्यावरण का दोहन ना करें, पर्यावरण का संरक्षण करें, पेड़ लगाएं, जल बचाएं। जीवन में कम से कम एक पेड़ तो अवश्य लगाएं और उसका पूरी देखभाल करें। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। लगाना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया ना कि प्रोफाइल तो हमारी बहुत बड़ी है, 3000 पेड़ लगाने की, 4000 की, लेकिन धरातल पे कहाँ है वो। तो आप भले ही जीवन में एक पेड़ लगाएं, लेकिन वो आप जब कहीं बाहर रह रहे हो और अपने बच्चों को बताएं, देख ये पेड़ मैंने लगाया था, ये बाबा ने लगाया था। ये ध्येय होना चाहिए कि एक पेड़ लगाया और उसको पूरी और ये तो हमारे कल्चर था बड़े बूढ़ों का। हाँ भाई, वो कुछ ना कुछ नहीं होता था, स्मृति में पेड़ लगाते थे। भाई गांव में आज भी बना हुआ, फल के पेड़ लगाते थे, नीम के पेड़ लगाते थे, बरगद पीपल लगाते ही थे। फिर साल में एक बार बरसी बनाने भी जाते थे। सही बात है, आप सही कह रहे हैं। हम चर्चा कर रहे थे श्री संदीप अग्रवाल जी से एनवायरनमेंट के ऊपर, उनके एक्सपीरियंसेस। ये आगरा को फक्र होना चाहिए कि श्री संदीप अग्रवाल विदेश में भी प्लांटेशन के प्रोजेक्ट हेड रहे, और मेरी गुजारिश ये है कि जो भी यूथ हमारा प्रोग्राम सुने और देखे, वो संदीप अग्रवाल जी को कांटेक्ट करे और कैसे पेड़ लगाना है, कैसे नेटिव पेड़ लगाने हैं, उनकी कैसे मेंटेनेंस करनी है, उसके बारे में उनसे मुलाकात करके जानकारी करें। धन्यवाद।